तो आपने कभी गौर किया है कि जब जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई काफी ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाता है तो हमारे देश में उसे एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो फॉरेक्स रिजर्व है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी जब नए हाइट को टच करता है तो उसे भी हमारे देश में एक सेलिब्रेशन की तरह देखा जाता है और एक पॉजिटिव साइन की तरह देखा जाता है। पर आखिर सोचने वाली बात यह है कि हमारे जैसे देश को फॉरेक्स रिजर्व रखने की जरूरत ही क्यों है, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व से फायदा क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत हमारे देश को क्यों है। हमारे देश की इतनी बड़ी सरकार है, हमारे पास अपनी इकोनॉमी, अपना पैसा है और हमारे देश के पास बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अवेलेबल है, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी अवेलेबल है, तो हमको आखिर फॉरेन की करेंसी की जरूरत क्यों पड़ने लग गई। तो इन्हीं सारे बेतुके से सवालों के जवाब आज की वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा जो मेरे दिमाग में आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के दिमाग में भी ये छोटे मोटे सवाल आते रहते होंगे। तो इस वीडियो में जानेंगे एफडीआई और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में सब कुछ। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के बाद हमारे देश की सरकारों ने हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिस सिस्टम के अंतर्गत सारा का सारा कंट्रोल सरकार के अंदर था। और किसी को भी अगर कोई नया बिजनेस खोलना है, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है तो उसको सबसे पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी और ये काम बहुत ज्यादा सरदर्दी का होता था और अक्सर इस काम में सरकार से उनको एक ना ही सुनने को मिलता था। सरकार को पहले लगा कि ये सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है, सारा का सारा कंट्रोल उनके हाथ में है और वो देश को एक अच्छे ढंग से ग्रो कर सकते हैं। पर जैसे जैसे समय बीतता गया सरकार को ऐसा लगने लग गया कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, ऐसे तो देश हमारा कभी ग्रो नहीं होने वाला। क्योंकि जैसा हर सरकारी चीज में होता है उनका डिसीजन भले ही बहुत अच्छा हो, असली प्रॉब्लम आ जाती है एग्जीक्यूशन में। यहाँ पर भी यही हुआ, एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हो पाया और ये स्कीम एक बहुत बड़ा फेलियर रहा। और जैसे जैसे आजादी के बाद हमारा देश आगे बढ़ने लग गया तो हमारे देश की जो डिमांड है वो इंक्रीज होने लग गई। और हमारे देश के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश की जो बेसिक चीजें हैं ना वो हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसमें सबसे बड़ा जो शेयर है वो है एनर्जी का, जिसमें आता है कोल और पेट्रोलियम। ये चीजें हमको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है और इंपोर्ट करने के लिए हम उनको रुपये में पेमेंट नहीं कर सकते, हमको उनको या तो डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है या तो किसी गोल्ड जैसे एसेट में पेमेंट करना पड़ता है। अब उनको डॉलर में पेमेंट करने के लिए हमारे पास पहले से डॉलर होने चाहिए और उस टाइम पे डॉलर को कमाने के दो तरीके थे। एक, या तो तुम अपना एक्सपोर्ट से डॉलर कमा सकते हो, यानी कि तुम बाहर के देशों को कुछ सामान बेचो उससे तुमको कुछ डॉलर मिलेगा। पर हमारे देश की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते थे, तो हमारे देश ने डॉलर को लाने का दूसरा तरीका अपनाया जो कि था बोरोइंग यानी कि उधार। हमारे देश ने धीरे धीरे करके वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से या दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक से उधार लेना शुरू कर दिया डॉलर के फॉर्म में, जिससे वो दोबारा उन देशों को ही पे करके वहां से पेट्रोलियम खरीदते थे। अब देखो यार, उधार तुमको कोई आदमी एक लिमिटेड टाइम तक ही देता है जब तक उसको ये लगे कि तुम उधार वापस करने की कंडीशन में हो। पर जब तुम उससे उधार बार बार मांगने लग जाते हो तो वो उधार देना बंद कर देता है। और ऐसे ही कुछ हालात इंडिया के भी थे 1991 में। 1991 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमारे देश को लोन देना बंद कर दिया था क्योंकि उसको लग रहा था कि हमारा देश अब ज्यादा लोन उसको वापस नहीं कर पाएगा और हमारे देश के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था वो बस 5.8 बिलियन डॉलर का था, जो अगले 2 से 3 हफ्ते के इंपोर्ट के लिए काफी था। और हमारा ना ही एक्सपोर्ट ज्यादा था और ना हमें लोन मिल रहा था, तो हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि उस टाइम के बाद हम फॉरेन एक्सचेंज कहां से लाएंगे, क्योंकि हमको फॉरेन एक्सचेंज की सख्त जरूरत थी क्योंकि हम पेट्रोलियम और जो अपने बेसिक नीड्स है वो भी काफी ज्यादा बाहर से इंपोर्ट करवाते थे। और इस टाइम पे हमारे देश के दो बहुत बड़े लीडर नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने एक डिसीजन लिया। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि इस डिसीजन को लेने में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का भी काफी प्रेशर था हमारे ऊपर और डेवलप्ड कंट्रीज का भी काफी प्रेशर था। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से हमारे देश में उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इसी एक डिसीजन की वजह से और इसके अच्छे इंप्लीमेंटेशन की वजह से आज हमारे देश की जो इकोनॉमिक हालत इतनी अच्छी हो पाई है वो सिर्फ और सिर्फ उसी एक डिसीजन की वजह से है। उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आज भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बना हुआ है। अब इस पॉलिसी से ये हुआ कि जो फॉरेन के इन्वेस्टर थे वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकते थे और इसमें सबसे अच्छा माना जाता है एफडीआई को, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, पहले आप उनके बीच में डिफरेंस को क्लियर कर लीजिए। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में अंतर क्या है? जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर फॉरेन की कोई कंपनी हमारे देश में आती है, यहाँ अपना प्लांट सेटअप करती है, ऑफिस खरीदती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और तब जाके यही प्रोडक्शन करके सामान को बेचती है और यहाँ से दूसरे देशों में भी बेचती है। बट जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो हमारे देश में कोई डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करता, वो बस हमारे देश की शेयर मार्केट में, हमारे देश के सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है। जब उसका पैसा डबल हो जाता है या उसको रिटर्न मिल जाता है तो वो पैसा निकाल के आराम से निकल लेता है। तो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए जो एफडीआई है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो एफडीआई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब समझते हैं कि मैं एफडीआई की जरूरत क्यों थी, यानी कि हमारे देश के लिए एफडीआई इतना जरूरी क्यों था। तो देखो, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे एक्सपोर्ट बहुत कम थे, हमारे इंपोर्ट बहुत ज्यादा थे, यानी कि पैसा हम दे ज्यादा रहे थे
हमें पैसा मिल कम रहा था। तो जो ये गैप था इसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से हमको पैसे का जुगाड़ यानी कि डॉलर का जुगाड़ तो करना था। तो डॉलर का जुगाड़ करने के लिए यानी कि डॉलर के जो सोर्सेज हैं वो मेन वो 3 सोर्सेज से आता है। पहला एक्सपोर्ट से। अब देखो एक्सपोर्ट हमारे इतने ज़्यादा तो थे नहीं, और एक्सपोर्ट हम ऐसा नहीं है कि बच्चों का खेल है कि हमने कहा एक्सपोर्ट बढ़ा दो और वहाँ एक्सपोर्ट बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है, बट एक्सपोर्ट बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, एक अच्छा एग्जीक्यूशन लगता है। तो इसको हम काफ़ी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो हमारा एक्सपोर्ट कभी इंक्रीज नहीं हो पाया। दूसरा था कि लोन लेना। अब देखो हम पहले ही काफ़ी ज़्यादा लोन ले चुके थे, और अगर हम और ज़्यादा लोन लेते तो आज हमारी कंडीशन श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी हुई रहती। हमने उस ऑप्शन को नहीं चुना, ये हमारी एक बहुत अच्छी चीज़ थी। हमने उस ऑप्शन को नहीं चुना और हमने ज़्यादा लोन लेने को भी अवॉइड किया। और जो तीसरा सोर्स है वो है एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब कोई फॉरेन की कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट करती है तो वो जो अमाउंट लेके आती है वो डॉलर में लेके आती है, और उस अमाउंट को रुपीज में कन्वर्ट करती है, तब जाके हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में इन्वेस्ट करती है। और वो डॉलर जाता है हमारी आरबीआई के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास, और उसी डॉलर से हम पेमेंट कर पाते हैं अपने इंपोर्ट्स के लिए। और इसके अलावा भी जो एफडीआई है उसके काफ़ी ज़्यादा और भी एडवांटेज है, जिसमें से पहला तो है टेक्नोलॉजी। क्योंकि जब कोई फॉरेन की कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए आती है, हमारे देश में बिजनेस लेके आती है, तो नई टेक्नोलॉजी भी लेके आती है, और हमारे देश में वो नई टेक्नोलॉजी आती है और हमारे देश के अलग अलग कंपनीज उस टेक्नोलॉजी को अलग अलग तरीके से अपने अपने लिए यूज करती है। इसके अलावा जो फाइनेंस वाला फैक्टर है वो तो है ही, इसके अलावा जॉब क्रिएशन भी हमारी इकोनॉमी में होती है। क्योंकि जब कोई फॉरेन की कंपनी आती है तो यहाँ के लोगों से काम करवाती है और यही हमारे देश में बिजनेस करती है, और जॉब के आने से हमारे देश को जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आती है, हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है, और हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ट्रेन हो पाता है, वो अच्छे से स्किल हो पाता है, और इसके अलावा जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज हो पाता है। और आप इस ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं कि 1991 में एलपीजी पॉलिसी के आने के बाद से ही हमारे देश का जो एफडीआई वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये आम सी बात है कि कुछ सालों में ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऊपर नीचे वाला साइकिल चलता रहता है, पर एक लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही गया है। अब आप यही देख लो कि 2001 में जहां हमारे देश में $4 बिलियन का एफडीआई था, वो नंबर 2010 और 11 में बढ़कर $34.8 बिलियन पहुंच गया, और 2021-22 में $83.5 बिलियन का एफडीआई टोटल हमारे देश में हो गया है। अब आपको ये पता लगी क्या होगी कि एफडीआई फैक्टर किसी भी देश के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है, और क्यों एफडीआई के इंक्रीज होने को हमारे देश में एक सेलिब्रेशन की तरह देखा जाता है। अब हम समझते हैं दूसरे को, जिसका नाम है फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब देखो यार, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो डायरेक्टली कोई बहुत बड़ा बेनिफिट तो नहीं देता, पर जो छोटे छोटे बेनिफिट है उनसे मिलकर वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी इकोनॉमी के लिए। जिसमें से पहला है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखकर कोई फॉरेन की कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि एक अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को शो करता है। इसके बाद अगला कारण है कि जो आरबीआई है उसके पास एक कंट्रोल रहता है इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि जब भी मार्केट में जो रुपए की वैल्यू है वो काफी ज्यादा हो जाती है, या डॉलर की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाती है, रुपए की वैल्यू काफी कम हो जाती है, तो इसको मेंटेन करने के लिए आरबीआई मार्केट से डॉलर्स को खरीदता रहता है और मार्केट में डॉलर्स को बेचता रहता है, जिससे डिमांड और सप्लाई का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा मेंटेन रहे, और जो रेट है वो एक ऐसे लेवल पे रहे जहां पे हमको मैक्सिमम फायदा हो पाए, यानी कि एक्सपोर्ट का सबसे ज्यादा प्राइस मिल पाए और इंपोर्ट पे हमको सबसे कम पे करना पड़े। ये कॉम्बिनेशन ढूंढना काफी टफ होता है, पर हाँ, जो हमारे बड़े बड़े दिग्गज इकोनॉमिस्ट है, बड़े बड़े विद्वान है आरबीआई में बैठे, वो इसको हैंडल कर लेते हैं। इसके बाद तीसरा जो रीजन है वो है वॉर, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में। क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन में अगर कंट्री के पास एक अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तो उस कंट्री को काफी अच्छा सपोर्ट रहता है। जैसे आप ताइवान को ही देख लो, एक इतनी छोटी सी कंट्री पर उसके पास इतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और इसी बलबूते पे उसकी इकोनॉमी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसके जो डिफेंस सेक्टर है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस ग्राफ में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है वैसे वैसे हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी ग्रो हो रहा है। और जाहिर सी बात है यार, जैसे कि ये एक इकोनॉमिक्स का टर्म है, एक इकोनॉमिक्स की चीज है, तो ये साइकिल में ऊपर नीचे जाएगी, ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाएगी। पर क्या आप जानते हैं कि जो चाइनीज कंपनीज है वो इंडिया में बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है, और करोड़ों और अरबों का टैक्स का पैसा बचाकर चोरी करके अपने देश ले जा रही है। अब वो ऐसा कैसे कर रही है, ये अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। वरना आपको जानना है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से कैसे जूझ रहा है, जो कि है टैक्स की प्रॉब्लम, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज अमेरिका को छोड़कर जा रही है। ये आपको जानना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए मेरे लिए। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी कैसी और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।